इंडिया में पहले से चल रहे 3 कानून आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने की क्या आवश्यकता पड़ी। इनके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनको लाने की क्या जरूरत पड़ी, आइए इसकी पूरी इतिहास जानते हैं। इंडिया में समय समय पर ऐसे आपराधिक कृत्य होते रहे हैं जिसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को इस पे कड़े आदेश दिए गए हैं सरकार को, जिस पर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकार से इस पर अपनी राय मांगी। निर्भया केस, अजमल कसाब केस, मॉब लिंचिंग, स्नैचिंग, अन्य कई ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार केंद्र सरकार से सवाल पे जवाब मांगा है। ऐसे मामलों पर विवेचना कर सरकार को कई बार दिशा निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके संबंध में भारत के वर्तमान गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी द्वारा विचार विमर्श किया गया और 2020 में सभी सांसदों को और सभी चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को, हर स्टेट के सभी मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा और एक कानून जो बना रहे हैं उस पर विचार विमर्श मांगा और इसी के संबंध में गृह सचिव द्वारा वरिष्ठ आईएएस एंड आईपीएस द्वारा इनसे सुझाव मांगा और इन सुझावों को सूचीबद्ध करके गहन चर्चा के लिए गृह विभाग की समिति के पास भेजा गया। इस संबंध में सभी सांसदों द्वारा भी हिस्सा लिया गया और इस पर काफ़ी गहन चर्चा भी हुई। इस बिल में 93 बदलाव किए गए और इसको सहमति के लिए कैबिनेट के पास भेजा गया। सबको समझने से पहले ये हमें समझना होगा कि आखिर लॉ बनता कैसे। तो आइए हम बताते हैं कि लॉ कैसे बनता है। जब किसी पब्लिक की डिमांड पड़ जाती है या कोर्ट की डिमांड होती है या सिचुएशंस की डिमांड पर, सिचुएशंस का मतलब ये हो गया कि कोई डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली या कोई नए अपराध ऐसे हो रहे हैं जिसके लिए कानून काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके लिए कानून लाना काफ़ी ज़रूरी पड़ जाता है। तब इसके लिए सरकार क्या करती है कि एक उसका प्रारूप तैयार करती है जिसको बोलते हैं बिल, और उस बिल को राज्यसभा के पास भेजती है। राज्यसभा में इस पर चर्चा होती है, इस पर वोटिंग होती है। जब उसके बाद वो बिल, इसकी सहमति के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। सेम वही प्रोसेस चलते हैं। फिर राज्यसभा की सहमति के बाद इस बिल को हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति यदि हस्ताक्षर कर देता है तो वो एक लॉ बन जाता है। कानून बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन लॉ बनना इतना आसान नहीं होता है। लॉ बनने के लिए इसको कई स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण भारत में आज भी न जाने कितने बिल पेंडिंग है। जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में, गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान, बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी। लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल आजीवन कारावास और मृत्यु दंड, तीनों का प्रोविजन, चाहे मोबाइल का हो। हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान कंपलसरी कर दिया गया है। उस समय इस बिल की चर्चा के लिए कई सांसदों द्वारा इस पर आपत्ति जताई जा रही थी, जिसके कारण इस पे कई सांसदों को टर्मिनेट कर दिया गया और इसको राज्यसभा में सिर्फ 34 सदस्यों द्वारा इस पर 9 घंटे 29 मिनट तक चर्चा चली, जिसके बाद यहाँ से सहमति प्राप्त होने के बाद राज्यसभा में प्रेषित किया गया और इसमें 40 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया और इसमें 7 घंटे तक लगातार चर्चा हुई, जिसके बाद इसकी सहमति मिलने के बाद राष्ट्रपति के पास प्रेषित कर दिया गया और इसकी सहमति मिल गई। पहले वाले आईपीसी में 511 धाराएं थी, जो कि अब इसको बदल कर नाम लिख दिया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। इसमें सिर्फ 358 धाराएं हैं और कई धाराओं को निरस्त भी कर दिया गया है। दूसरा सीआरपीसी, जिसमें 484 धाराएं थी, अब इसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 रख दिया गया है, जिसमें कुल 531 धाराएं। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था जिसमें 167 धाराएं थी, अब जिसका नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया है, इसमें कुल 170 धाराएं हैं। आईपीसी में सबसे मुख्य शब्द राजद्रोह से बदलकर देशद्रोह रखा गया है, इस पर विशेष चर्चा चल रही है। राजद्रोह का मतलब था कि अंग्रेजों ने राजद्रोह को अपनी सहूलियत के लिए इस कानून को लाए थे। इसी कानून के चलते
सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी जैसे बड़े नेता इसी कानून के तहत जेल के भीतर गए। ये जो पुराने कानून थे इसे स्थापित हुए 1 सदी से ऊपर हो चुके थे। इसको तैयार ब्रिटिश काल के शासन में किया गया था। हालांकि इसमें समय समय पर कई कानूनों को जोड़ा एवं निरस्त किया तो जाता था, लेकिन इसका बदलाव होना अति आवश्यक जरूरी था। इसलिए इन नए कानूनों को दिसंबर 2023 में पारित किया गया और 1 जुलाई 2024 से इसे पूरे भारत पर लागू कर दिया गया। इस कानून को भारतीयों द्वारा भारत के लिए भारत में तैयार किया गया। इसमें 21,000 सब ऑर्डिनेट जुडिशियों को ट्रेनिंग दी गई है और 20,000 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को इसकी खास ट्रेनिंग दी गई है और इनको एक एप्लीकेशन भी तैयार करके दिया गया है कि इसमें क्या क्या चेंजिंग्स हुए हैं। और इसके बाद 6,20,000 पुलिस कर्मचारियों को भी इसकी ट्रेनिंग दी गई है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एविडेंस एक्ट में जोड़ा गया है कि इसमें किसी भी 7 साल से अब से मामलों फॉरेंसिक की सहायता ली जाएगी और 4,000 फॉरेंसिक कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग दी गई। IPC इंडियन पेनल कोड मतलब भारतीय दंड संहिता। अब जो नया कानून आया है इसमें न्याय शब्द जोड़ा गया है, अर्थात दंड को हटाकर न्याय शब्द जोड़ा गया। पहले वन वे साइड जाना एक आम बात हो गई, एक चलन में आ गया, लेकिन अब इस कानून के आने के बाद यदि अगर कोई वन वे साइड जा रहा है और उसकी गाड़ी से किसी राह चलते व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, 7 साल से अब दंड का प्रावधान किया गया है। पूरी तौर पर गैंग रेप में 376 लगाया जाता था, जो कि अब इसे हटाकर पूरा 20 वर्ष से अधिक तक कारावास दिया गया है। और यदि किसी नाबालिग से बलात्कार किया जाता है तो उसे मौत की सजा तक का प्रावधान दिया गया है। इसमें जानने वाली बात यह है कि पुराने वाले कानून में मॉब लिंचिंग तक कहीं भी कोई परिभाषा नहीं दिया गया है, लेकिन अब इस बार नए वाले कानून में मॉब लिंचिंग को पूर्ण रूप से परिभाषित किया गया है और इसमें बताया गया है कि इसमें लोगों को चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित किए हुए व्यक्तियों को 7 साल से अब सजा का प्रावधान है। पहले जो FIR धारा 154 में होता था अब 173 में होगा और चार्जशीट दाखिल करने की जो समय सीमा है वो 90 दिन तक है और कोर्ट से आदेश के बाद 90 दिन और एक्स्ट्रा जोड़ा जा सकता है। 180 दिन के भीतर ही चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान किया गया है। कोर्ट द्वारा 2018 में ही मॉब लिंचिंग जैसे ऐसे मामले आ रहे थे जिसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को काफ़ी कड़े निर्देश दिए थे, जिसके बाद इस कानूनों की काफ़ी आवश्यकता पड़ी, जिसके कारण इस कानून को लाया जाना काफ़ी ज़रूरी हो गया था। इन सभी कानूनों में सबसे ज़्यादा डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, जैसे ई-पेशी, ई-बयान, ई-FIR, ज़ीरो FIR एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा हेबियस कॉर्पस के रिट लाए जा रहे थे, जिसको मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा ई-रजिस्टर लाया गया। ई-रजिस्टर का मतलब है कि थाने में किसी भी व्यक्ति को अगर लाया जाता है तो उनका नाम जरूर लिखा जाएगा, जो कि ई-रजिस्टर और सभी मेल पर जाएगा। सभी एक एप्लीकेशन होगी, कौन आया, कितने बजे आया, कितने बजे गया, ये सारी की सारी जानकारी एक ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। उसी को ई-रजिस्टर कहते हैं। किसी भी स्त्री से झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना ये भी एक अपराध है, जिसके लिए पिछले कानून में कोई भी नियम नहीं था, लेकिन अब इस कानून में इसे धारा सहित इसमें नियम जोड़े गए हैं। कानून में आतंकवाद से संबंधित कोई नियम कानून नहीं थे। इसको निपटाने के लिए सरकारी UAP एक्ट के अंतर्गत इसको निस्तारित करती थी, लेकिन अब संबंधित इसमें नियम कानून जोड़े गए। पहले जो चेन स्नैचिंग होती थी उसे चोरी या डकैती में डाल दिया जाता था, लेकिन अब इस नए कानून में स्नैचिंग को एक धारा के साथ समाहित किया गया है। नए कानून में 377 को हटाया गया है, लेकिन अननेचुरल सेक्स उसकी सहमति के बिना बनाया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में। अब इस नए कानून में सबसे ज़्यादा चर्चा और जो विरोध हो रहा है वो रिमांड को लेकर हो रहा है। पुराने कानून में जो रिमांड था वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का था, लेकिन अब नए कानून में उसे 90 दिन तक कर दिया गया है। इससे संबंधित फैल रहे भ्रम को दूर करने के लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि रिमांड सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का है, लेकिन अगर उसी रिमांड के टाइम अगर अभियुक्त हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है या अन्य किसी वजह से वो दिन लैप्स हो जाते हैं तो उसको बढ़ाया जा सकता है और उसे बढ़ाकर 90 दिन तक विरोध किया जा सकता है। तो एक साथ 90 दिन का प्रावधान नहीं किया गया। जब भारत में 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हो गया था तो सबसे पहला जो FIR हुआ था वो बताया जा रहा था कि दिल्ली में हुआ था, जो कि रेहड़ी वाले के दुकानदार होते थे, वो एक जगह पे लगा रहा था जिसके लिए उस पर एक FIR हुआ। तो उस पर अमित शाह जी ने
क्लियर करते हुए ये बताया कि सबसे पहला जो एफआईआर हुआ था वो हुआ था एमपी में, जो कि गाड़ी चोरी की कराई गई। और ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।